हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फिर से एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, आज हमसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं मुख्यतः 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हमसे पूछा गया है कि इन तीनों क्षेत्रकों में से सबसे अधिक जो रोजगार देता है वह कौन सा क्षेत्र देता है, या फिर ये तीनों ही सबसे अधिक रोजगार नहीं देते। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्रक है यह सबसे अधिक रोजगार देता है। अब प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या क्या जो क्रियाएं हैं वो आती हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सबसे मुख्य तौर पर आती है कृषि। कृषि के बाद इसमें आता है आपका मत्स्य पालन, खाने, जो भी हमारा खानों से यानी कि जो माइंस हैं, जैसे कोयले की खान हो गई, इनसे जो हमारा खान से जो भी प्रोडक्ट निकाला जाता है, उत्पाद निकाला जाता है, वो आता है इसके अंतर्गत। वनों से जो भी उत्पादन हम करते हैं, ठीक है, उससे हम जो भी चीजें बनाते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिससे जो प्राकृतिक रूप से हमें चीजें मिली हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम उत्पादन करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से हमें चीजें मिली हैं, प्रकृति की जो देन है, उन्हीं का प्रयोग करके जब हम उत्पादन करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रक को, अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रक को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। और भारत में यह सबसे अधिक रोजगार देता है। आज भी हमारे यहाँ पर जो ज्यादातर जनसंख्या है या जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है भारत की, मुख्य जो अधिकतम जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर करती है। सब जो ज्यादातर लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और कृषि कार्य कैसा क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक है। तो इसलिए जो आपका सबसे ज्यादा रोजगार देता है वह कौन सा क्षेत्रक देता है, प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा रोजगार है, रोजगार कई तरीके का होता है। तो इन चारों में से, 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा रोजगार है जिसे प्रच्छन्न रोजगार भी कहते हैं। तो उत्तर आपका लिखा ही हुआ है यहाँ पर, अल्प रोजगार। जो अल्प रोजगार होता है उसे कहते हैं हम प्रच्छन्न रोजगार। जैसे पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कह रहे थे। तो उसी तरीके से अगर कहीं पे प्रच्छन्न रोजगार लिखा है तो भी वही मतलब है, और कहीं पर अगर अल्प रोजगार लिखा है तो भी वही मतलब है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। ये बहुत बड़ी योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, ठीक, उन्हें क्या मिले, पूरे वर्ष में कम से कम एक नियत जो रोजगार होता है वो उन्हें दिया जा सके। और इसमें एक नियत रोजगार जैसे 100 दिन का जो रोजगार है वह निर्धारित किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार यह कोशिश करती है या सरकार का यह लक्ष्य है कि वह 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को मुहैया कराए और उसे एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक राशि है यानी पैसे हैं वो उन्हें दिए जा सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये जो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे मनरेगा के नाम से बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध है, वही बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। मनरेगा आपकी जो प्रसिद्ध है वो यही है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। और ये कब चलाई गई थी, ये 2005 में चलाई गई थी। ये प्रश्न
महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर गांव के व्यक्ति को, हर ग्रामीण व्यक्ति को रोजगार मिले, एक निश्चित दिनों का रोजगार उन्हें दिया जाए जिससे उनकी आय बढ़ सके या जिससे उन्हें उतने पैसे तो मिलते ही रहें। तो ये योजना आपकी 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलो आगे। अब हमारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वे खत्म हुए, अब आते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों पर, अति लघु उत्तरीय पर। ठीक, हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद। हमने पिछले अध्याय में भी देख लिया था सकल घरेलू उत्पाद, जिसे क्या बोलते हैं, जीडीपी, जिसे कहते हैं जीडीपी। ये क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर उसकी परिभाषा पूछ ली गई है। पिछले अध्याय में मैंने आपको समझा दिया था, अब आप इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा, एक लेखांकन वर्ष में, मान लेते हैं एक वर्ष में, ठीक, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब मान लीजिए अगर ये हमारा भारत है और भारत में यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, बहुत सारे उत्पादन भी हो रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं भी दी जा रही हैं। इन सब के बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा, मूल्य होगा इनका कुछ ना कुछ। तो पूरे वर्ष में जितने भी उत्पादन हुआ और जितनी भी सेवाएं दी गई, उनसे जो भी मूल्य प्राप्त हुआ, उस पूरे मूल्य को जोड़ देंगे, कुल जोड़ कर देंगे उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। मतलब कि एक देश ने अपने घर में इतना उत्पादन कर लिया, कहने का मतलब क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद, एक देश ने इतने का उत्पादन कर लिया अपने घर में, अपने ही क्षेत्र के अंदर इतना उत्पादन कर लिया, उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा याद रखिएगा, मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा। ठीक, आगे चले अगले प्रश्न पे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत साधारण सा है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। नाम में ही लगा हुआ है मौसमी और उसके बाद बेरोजगारी, यानी कि सीजन की वजह से। एक आपका गर्मी आई, गर्मी के बाद सर्दी आई, सर्दी के बाद बरसात आई। ऋतुएं या आपके जो सीजन है वो क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मौसम क्या हो रहे हैं, परिवर्तित होते हैं एक के बाद एक। अब जो इनकी मौसम बदलने की वजह से जो बेरोजगारी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, कैसे, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बारिश आई, बारिश आई, अभी जो बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो क्या होता है, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती हैं, तो आपका इन पे काम क्या होता है, रुक जाता है। क्यों, क्योंकि बारिश में आपका जो भी निर्माण कार्य होता है वह नहीं किया जाता, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो सारा किया हुआ निर्माण कार्य क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जो भी मजदूर इनमें लगे हुए थे उनका क्या हुआ, रोजगार चला गया। तो अब इसे क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। वो बेरोजगार हो गए किस कारण से, मौसम के कारण से। बारिश जैसे ही जाएगी, जैसे ही सर्दी आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, उन्हें फिर से रोजगार मिल जाएगा, उनका रोजगार फिर से शुरू हो जाएगा और वो फिर से निर्माण कार्य में लग जाएंगे। इसका मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के कारण आती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इस तरीके की बेरोजगारी में जो व्यक्ति है, जो रोजगार करने वाला इंसान है,
वो थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाता है किसी एक विशेष मौसम की वजह से। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलें अगले प्रश्न पर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यानी रोजगार के, हम जो रोजगार करते हैं वो दो क्षेत्रों में करते हैं, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। हमसे पूछा गया है कि जो रोजगार किया जाता है, काम किया जाता है, वो असंगठित क्षेत्र में भी किया जाता है, संगठित क्षेत्र में भी किया जाता है। तो हमें किसकी परिभाषा देनी है? हमें संगठित क्षेत्र की परिभाषा देनी है। यानी हमें संगठित क्षेत्र के बारे में बताना है, रोजगार का संगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं वह हमें बताना है। अब देखिए संगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित क्षेत्र से तात्पर्य उन उद्यमों या कार्य स्थानों से है जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ठीक, तो संगठित क्षेत्र कैसे क्षेत्र हैं? ऐसे क्षेत्र, जैसे उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपका बैंक, बैंक में क्या होता है, बैंक में जब हम जाते हैं तो हमें वहां पे कार्य करने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पे। कैसे क्षेत्र में है वो? एक संगठित क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि बैंक सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे 5 बजे बंद हो जाता है। वो सुबह 10 बजे ड्यूटी पर आते हैं और शाम को 5 बजे ड्यूटी से चले जाते हैं। तो वो कैसा? उनके कार्य करने की अवधि एक निश्चित समय है। यानी वो कैसा क्षेत्र है? संगठित क्षेत्र है। दूसरी बात, बैंक में कितना पैसा उन्हें मिलेगा, यानी वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं तब उन्हें एक लेटर पर लिखकर मिल जाता है, एक पत्र मिल जाता है उन्हें। उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपकी इतनी छुट्टियां होंगी, आपको इतनी वेतन मिलेगा, आपको ये जो लीव है ये मिलेगी, आपको घूमने का पैकेज मिलेगा। तो सारी बातें जो होती हैं, सारी नियमावली जो होती है, वो लिख करके उनको मिल जाती है। उसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाता। यानी वो क्षेत्र जहां पर सरकारी नियमों का अनुपालन होता है और जहां पर व्यक्तियों के या श्रमिकों के कार्य करने की जो अवधि होती है वह निश्चित होती है, उनका वेतन समान होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है हमारा असंगठित क्षेत्र। जैसे जो मैंने उदाहरण दिया निर्माण कार्य, जैसे घर बनवाना है, मान लो आपको अगर घर बनवाना है तो हम क्या करते हैं? ठेकेदार से घर बनवाते हैं। ठेकेदार क्या करता है? अपनी लेबर लेके आ जाता है, अपने श्रमिक लेके आ जाता है और घर का कार्य करना शुरू कर देता है। अब वो जो लोग हैं, ना तो उनके कार्य करने के घंटे निर्धारित हैं। भाई अगर ठेकेदार ने शाम को 6 बजे नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं आज तो तुम्हें 8 बजे तक काम करना है, ये पूरा काम आज खत्म करके जाओ, तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते। उनके काम करने के घंटे निर्धारित नहीं हैं। प्लस हो सकता है कि उनका महीना हो गया पर ठेकेदार पैसा ही ना दे, तो क्या उनको जो उनकी तनख्वाह है, हो सकता है तनख्वाह काट ले। तो ये कैसा क्षेत्र हुआ? असंगठित क्षेत्र। यानी ऐसा क्षेत्र, कार्य का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, सरकारी नियम कानून लागू नहीं होते, जहां पर कार्य करने की जो अवधि है, कार्य का जो समय है वह भी निर्धारित नहीं होता, तनख्वाह भी निर्धारित नहीं होती, वह क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाता है? असंगठित क्षेत्र कहलाता है। ठीक, समझ में आई बात? तो रोजगार के संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर रोजगार की अवधि नियमित होती है, कार्य करने के जो घंटे हैं वह आपके नियत होते हैं, तनख्वाह नियत होती है, नियमों कानूनों के अंतर्गत आपको कार्य करना होता है,
किसी भी तरीके से संस्थान आपका शोषण नहीं कर सकता। संस्थान को भी नियमों कानूनों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलो अब बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र का मैंने उदाहरण आपको दिया। कौन सा उदाहरण? ठेकेदार जो लेबर रख के काम कराता है, ठीक, उसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। या फिर आप देखें जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो लोग क्या हैं? असंगठित क्षेत्र हैं। रिक्शा चला रहे हैं, कोई उन्हें मान लो यहाँ से बेगमपुल के 20 रुपए भी दे सकता है, कोई 10 में भी मान जाते हैं, 30 में भी मान जाते हैं। तो उसके हिसाब से उनके पैसे क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो पहला है इसमें जो समस्या होती है, इस तरीके के क्षेत्र में जो समस्या होती है, फर्स्ट है आपका श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और प्रायः यह नियमित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि श्रमिकों को एक तो वेतन कम मिलता है, वो जब उनका मन होता है जितना पैसा देना चाहते हैं उतना देते हैं, और जब मन होता है तब देते हैं। मान लो 4 दिन तक टालते रहे कि आज आपका पैसा हम नहीं दे रहे, हमारे पास पेमेंट नहीं आई। दूसरा क्या हो सकता है? श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित होता है, यानी उनका जो रोजगार है वो निश्चित नहीं है, समय निर्धारित नहीं है कि 4 घंटे में छुट्टी होगी, 5 घंटे में छुट्टी होगी या 6 घंटे में छुट्टी होगी। जब ठेकेदार का मन होगा तब छुट्टी करेगा, नहीं मन होगा तो 10 घंटे काम करवाता रहेगा। ठीक है। तीसरा, श्रमिकों को सवेतन छुट्टी तथा बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? आप बीमार भी हैं तो भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको फिर भी जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो आपके पैसे काट लिए जाते हैं। जबकि बैंक में, स्कूल क्या है? आपके विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं वो क्या है? संगठित क्षेत्र है। आप अगर बीमार हैं तो एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए, आवेदन लिखकर दे दीजिए कि सर मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो आपको छुट्टी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये नियम बनाया है और संगठित क्षेत्र तो सरकार के नियम के हिसाब से चलेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र तो सरकार के नियम के हिसाब से नहीं चलता, यानी वहां पर वेतन कट जाएगा और बीमारी के कारण छुट्टी आदि मिलने की संभावना बहुत कम होती है। मिलती नहीं है पहली बात तो, दूसरी बात अगर मिलेगी तो वेतन आपका काट लिया जाएगा। हो सकता है आपने 3 से 4 दिन की अगर ज्यादा छुट्टी कर ली, आप ज्यादा बीमार हैं, आपने ज्यादा छुट्टी कर ली, तो वो आपको हटा के किसी दूसरे को रख लें, बिना किसी बताए जताए या बिना किसी आपके नोटिस के वो आप किसी दूसरे को रख सकते हैं। तो ऐसा क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र। और ये 3 समस्याएं हैं जो असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। पहली, वेतन कम मिलता है और नियमित नहीं मिलता। दूसरी, रोजगार अनिश्चित होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कहेंगे शुरू में 2 घंटे का काम है, लगा देंगे, आपको रोक के रख लेंगे 5 घंटे। ठीक। तीसरा, बीमारी की वजह से आप छुट्टी नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं मिलती वहां पर स्वास्थ्य कारणों से। तो ये 3 मुख्य समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्र की, और संगठित क्षेत्र में ये समस्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नियमों कानूनों पे चलता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलो, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। सबसे पहली बात तो इसका हमें मतलब बताना है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। दूसरा, इसी में ही पूछा गया है प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है आर्थिक क्रियाओं का, और दूसरा हमें बताना है कुछ आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण, कुछ आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण बताने हैं हमें। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि, ये क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। हर एक ऐसी क्रिया जिससे धन प्राप्त हो रहा है,
जिससे पैसे मिल रहे हैं, जिससे आय हो रही है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आपके पिताजी कहीं पर मान लीजिए काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, आय के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। आपकी मम्मी मान लीजिए किसी विद्यालय में पढ़ा रही हैं, पढ़ाने के बदले, पढ़ा रही हैं मतलब वो क्या कर रही हैं? अपनी सेवाएं दे रही हैं, अपनी सेवा दे रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और उस नौकरी के बदले उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक आर्थिक क्रिया कर रही हूँ। तो हर एक वह क्रिया जिससे मनुष्य को धन प्राप्त होता हो। किसान जो खेती कर रहा है, थोड़ा सा अपने लिए बचा के बाकी को क्या करेगा? बेच देगा। बेच के क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो फिर वो क्या हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। ठीक, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। अब देखते हैं ये क्या है। प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य, मत्स्य पालन। यानी कि जो लोग, दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और अपनी आय कमा रहे हैं, या ऐसे लोग जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र से आय हो रही है, तो वैसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। मतलब ये कि आप धन प्राप्त कर रहे हो प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करके, तब हम उसे कहते हैं प्राकृतिक क्रियाएं। प्रकृति के सहयोग से आप आर्थिक क्रियाएं कर रहे हो। जैसे खेती, खेती में आपको क्या क्या चाहिए? आपको भूमि चाहिए, किसने दी है? प्रकृति ने दी है। आपको बारिश चाहिए, आपको सूर्य की गर्मी चाहिए, मतलब आपको जो अनाज है उसको उपजाने के लिए सूर्य की गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, भूमि चाहिए। ये सब किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। तभी तो आपका अनाज उपज रहा है। अनाज उपज रहा है और फिर वो बिक के आपको पैसा मिल रहा है, यानी आपकी आय हो रही है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से होती हैं। जैसे मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन में क्या कर रहे हो? समुद्र का किनारा है, मछलियों को पाल रहे हैं। समुद्र किसकी देन है? प्रकृति की देन है। मछलियां किसकी देन है? प्रकृति की देन है। आप क्या कर रहे हो? उन्हें पाल रहे हो। ठीक, फिर उनको बेच करके क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो वो कैसी क्रिया हो गई? प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, चलो दूसरी देखते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना आदि। अब देखिए, द्वितीयक क्या है? जो भी आपका उत्पादन हो रहा है या जो भी चीजें आपको प्रकृति से मिली। जैसे आपको कपास आपको मिला प्रकृति से, लेकिन कपड़ा हमने खुद बनाया। कहाँ पे बनाया? मिलों में बनाया। फिर कपास बिक रहा था, उससे तो कम आमदनी हो रही थी, लेकिन जब हमने उसका कपड़ा बना दिया और कपड़ा बना करके बेचा तो ज्यादा आय हुई। तो ये वो लोग जो कपड़ा बनाने में लगे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। जैसे लकड़ी पेड़ से तोड़ करके ऐसे बेचोगे तो उतनी अच्छी नहीं बिकती, लेकिन जो बढ़ई था या कारपेंटर जो था उसने क्या किया? लकड़ी ली पेड़ की और उसे अपने काम करके फर्नीचर बना दिया उसका। तो वो कैसी क्रियाएं हुई? द्वितीयक क्रियाएं हुई। यानी प्रकृति से हमें सामान तो मिला, लेकिन हमने उस पर काम किया अपना,
अपना काम करके हमने उसका रूप परिवर्तन किया और उससे फिर हमें आय ज्यादा हुई, तो वैसा क्षेत्र क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। यानी प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं और जो विभिन्न वस्तुएं बनती हैं फिर उससे हम आय प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। थर्ड नंबर, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? फिर वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को विकास में सहयोग करती है। ऐसी क्रियाएं जो उत्पादन तो नहीं करती। उत्पादन कौन कर रहा है? प्रथम वाला कर रहा है, द्वितीय वाला कर रहा है। तृतीयक वाले उत्पादन नहीं कर रहे, लेकिन प्रथम को और द्वितीय को, प्राथमिक को और द्वितीयक को हम सहायता कर रहे हैं। कैसे? देखो, मान लो कि खेती होनी है। खेती कैसी है? प्राथमिक आर्थिक अभिक्रिया है या प्राथमिक आर्थिक क्रिया है खेती। अब खेती के लिए हल की जरूरत पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा। ठीक, हल के लिए पैसे चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे? मान लो ट्रैक्टर खरीदना है, ऐसे समझो, अगर ट्रैक्टर खरीदना है, किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर के लिए क्या चाहिए होंगे? पैसे चाहिए होंगे। उसके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, उधार लेके खरीदेगा। तो बैंक आएगी सामने। बैंक क्या है? तृतीयक आर्थिक क्रिया है। बैंक आई और बैंक ने कहा ठीक है, आपको पैसे चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं, आप हमसे पैसे लीजिए और ट्रैक्टर खरीदिए और प्राथमिक आर्थिक क्रिया करिए, मतलब खेती करिए। जब आपके पास पैसे आ जाएं तब हमें लौटा देना। तो बैंक ने क्या किया? अपनी सेवा दी। उसकी सेवा से, बैंक की मदद से जो किसान था, जो प्राथमिक क्रिया में लगा था, वो ट्रैक्टर खरीद पाया और ट्रैक्टर खरीद पाने से उसकी जो प्राथमिक क्रिया थी, उसकी जो खेती का काम था, वो बेहतर हुआ और उसे ज्यादा आय मिली। तो ये तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, परिवहन के साधन। ठीक, मान लो कपास से हमें कपड़ा बनाना है, द्वितीय क्रिया है कपास से कपड़ा बनाने की। अब कपड़ा बन गया, बन के बेचना भी तो पड़ेगा, बना के उसे बेचना पड़ेगा। बेचेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं मिलेगा। मिल में कपड़ा बन के तैयार तो हो गया है, लेकिन जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें इस मील से, मान लो यहाँ कोई मील है और यहाँ है बाजार, इस मील से इस कपड़े को यहाँ बाजार तक ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ते पे चलने के लिए वाहन चाहिए, जिसमें कपड़ा 20, 25, 30 किलो जो कपड़ा है वो लाद के ले जाया जा सके और मार्केट तक पहुंचाया जा सके, बाजार तक भेजा जा सके। तो परिवहन के साधन किसने बना दिए? सरकार ने बना दिए परिवहन के साधन। परिवहन के साधन यानी सरकार ने क्या किया? सड़क बना दी। सड़क किसने बनाई? सरकार ने। सरकार ने किसे लिया होगा? इंजीनियर को लिया होगा। तो इंजीनियर क्या हुआ? किसमें लगा है? तृतीयक आर्थिक क्रिया में लगा है। यानी इंजीनियर क्या हुआ? तृतीयक आर्थिक क्रिया में लगा हुआ व्यक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ना तो उत्पादन किया और लेकिन उसने क्या किया? जो लोग उत्पादन कर रहे थे उनको मदद की। अगर ये सड़क नहीं बनती तो यहाँ पे जो कपड़ा बना था वो मार्केट तक नहीं पहुंचता और यहीं पे खराब हो जाता। यानी तृतीयक आर्थिक अभिक्रियाएं या क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वयं उत्पादन तो नहीं करती, किंतु जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको सहायता करती हैं विभिन्न रूपों में। जैसे एक और देखते हैं, अस्पताल। अस्पताल क्या है? अस्पताल की जो नर्स हैं वो कौन है? तृतीयक आर्थिक अभिक्रिया में क्रियाओं में लगी हुई हैं। कैसे? किसान मान लीजिए खेती करते हैं, बीमार हो गए, अगर बीमार हो जाएंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रिया प्रभावित होगी।
अब नर्स उनके पास में आती हैं और कहती हैं हम आपका इलाज करते हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से खेती कर पाएंगे। तो नर्स ने क्या की, सहायता की, किसकी, किसान की, जो किस में लगा हुआ था, प्राथमिक क्रिया में लगा हुआ था। तो नर्स क्या हो गई, तृतीय क्रिया में लगी हुई व्यक्ति हो गई और उसकी मदद से प्राथमिक क्रिया क्या हुई, बढ़ी। प्राथमिक क्रिया में लगा हुआ जो व्यक्ति था उसको मदद हुई। ठीक, तो इसे कहते हैं हम तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।